नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 29 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 8वें शिफ्ट के सीडीपी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के साथ साथ सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा इसका रीजन दिया गया यानी तर्क दिया गया है। दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था यानी कि देखिए शैशवावस्था का काल क्या होता है 0 से 2 साल, और आरंभिक बाल्यावस्था यानी कि शुरुआत के बाल्यावस्था की बात की जा रही है, यानी 2+ ईयर्स की बात की जा रही है, में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत से अवसर क्यों देने चाहिए? इसलिए देने चाहिए क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो शुरुआत के 5 साल में बन जाता है। ठीक है, यानी कि जो शुरुआती वर्ष होते हैं बच्चे के 5 साल तक, जिसमें आपका आरंभिक बाल्यावस्था भी आएगा, वो बहुत सेंसिटिव ईयर्स होता है बच्चों के भविष्य को तय करने में, या फिर एक तरीके से वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे इसको तय करने के संदर्भ में। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसको ज्यादा अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। रीजन देखिए क्या दिया गया है। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? निगेटिव इसलिए है क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि बच्चों को जो कुछ भी बनना होता है वो 5 साल में बन जाता है। अब आगे के सालों में उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हो सकता है इन्वायरमेंट की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो पहले चोर था 5 साल तक, वो ऐसे माहौल में था जहां पर पूरा चोरी और ये सब निगेटिव चीजें रही हों, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता या फिर भविष्य में इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि क्या बनेगा? ए सही है और आर गलत है। इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए सही है और आर गलत है, एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है? ध्यान से समझिएगा। जीन पियाजे ने जो 4 चरण बताए थे, पहला संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहा था उन्होंने। तो इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं कि प्रत्येक चरण में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज बच्चों में डेवलप होती है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये गुणात्मक प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि बच्चे में संरक्षण का नियम, बच्चे में पलटावीपन और ये सभी चीज़ें जनरेट होती है। तो ये उन्होंने बताया था कि इस चरण में शुरू होगा और इस चरण में अगला चरण में ये प्रॉपर्टीज डेवलप होगी, ये चीज़ें शुरू होंगी। तो ये गुणात्मक प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक दूसरे चरण से इंटरेक्शन करती हैं, यानी कि एक चरण में शुरू होकर के दूसरे चरण में भी जाकर के खत्म हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ये जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पीरियड पर उसी वर्ष में वो सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक तौर पर हो। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूटी, यानी कि जो एक प्रॉपर्टी एक चरण में जनरेट हो रही है वो अगले चरण में अगले स्टेप में भी जा सकती है। और इन्होंने जो एक बाउंड्री सेट कर दी है चारों अवस्थाओं को लेकर के, इसकी वजह से उन्होंने सही से डिफाइन नहीं किया था कि जो इनकी प्रॉपर्टीज है, जो गुणात्मक गुण है, वो एक दूसरी बाउंड्री को पार भी कर सकते हैं और अगले चरण में भी जा सकते हैं। इसी वजह से इनका आलोचना किया जाता है, यानी कि जो कॉन्टिन्यूटी है या फिर जो निरंतरता है उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया था जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो ये किस बहस के अंतर्गत आएगा? ये निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी और असंतता के अंतर्गत आएगा। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था। अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं क्या कहलाता है? दूसरों की नकल, यानी दूसरों की नकल हम लोग कैसे करेंगे? समाज में या फिर समुदाय में जो हमारे दूसरे व्यक्ति हैं उन्हीं का तो देखकर अनुकरण करेंगे या फिर नकल करेंगे। तो समाज से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित हो जाती है? तो ये जीन पियाजे के अनुसार प्रश्न पूछा गया है। तो अमूर्त सोच किस में आता है? ये अमूर्त क्रियात्मक अवस्था में आता है या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में आता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में इसी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है, यानी कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, वो चीज़ों को खुद अन्वेषण करके खुद खोज करके चीज़ों का अपने संकल्पना का अपने संज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अन्वेषण और खोज करना बच्चे सक्रिय होंगे तभी कर पाएंगे, यानी कि अन्वेषण करके और खोजबीन के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, ये उनके लिए अनिवार्य है, यानी कि बच्चों के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 में इसी की बात की गई है। देखिए आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन यानी बच्चा एक्टिव है और साथ ही साथ अन्वेषण के माध्यम से खोज के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी स्थिति पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग का उचित उदाहरण है? देखिए पाड़ जो शब्द है या फिर स्कैफोल्डिंग जो वर्ड है वो लेव वाइगोत्स्की का टर्म है। उन्होंने बताया था कि बच्चे को जो शुरुआती मदद दी जाती है या फिर आवश्यकता पड़ने पर जो उसको मदद दी जाती है वो होता है पाड़ या फिर स्कैफोल्डिंग। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सुमित अपने मित्र को कहता है कि उसे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने होंगे। तो इसमें कहीं से भी हेल्प नहीं की गई है दूसरे व्यक्ति के द्वारा, सभी प्रश्नों को वो स्वयं उसको हल करने के लिए बोला जा रहा है। इस वजह से ये निगेटिव है, क्योंकि पाड़ तभी आएगा जब बच्चे की हेल्प की जाएगी, जब उसको आवश्यकता महसूस होगी तब। ठीक है, यहां पर हेल्प नहीं किया गया, इस वजह से ये पाड़ का उदाहरण नहीं है। तीसरा देखिए, सुमित अपने मित्र के सभी प्रश्नों के उत्तर उसकी पुस्तिकाओं में स्वयं लिख करके मदद करता है। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल उसका लगातार ही हेल्प करने लगे और बच्चे को बिल्कुल मौका ही ना दें। यहां पर देखिए प्रश्न था सुमित का, और मतलब कि सुमित पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है, वहीं लिखने लग रहा है, अपने मित्र के प्रश्नों का उत्तर खुद देने लग रहा है। तो ये उसको हेल्प नहीं दे रहा है, बल्कि उसका काम खुद कर रहा है। तो उसको जरूरत के अनुसार हेल्प मिलनी चाहिए, और ये उसका काम खुद ही कर दे रहा है, पूरा खुद ही लिख दे रहा है उसके कॉपी में। तो ये निगेटिव हो गया ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, सुमित अपने मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका उत्तरों की नकल करने के लिए देता है। तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ने पर ही हेल्प करनी है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, सुमित अपने मित्र की जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। पाड़ का मतलब, स्कैफोल्डिंग का मतलब ही यही होता है कि जब बच्चे को जरूरत हो तब उसको बाह्य एक तरीके से हेल्प दी जाती है, बाहर से हेल्प दी जाती है। तो ये जरूरत के अनुसार होना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए, जरूरत के अनुसार होना चाहिए। इस एक उदाहरण मैं देता हूं। देखिए, जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसके फ्रेंड या फिर उसके माता पिता पीछे से पकड़े रहते हैं कैरियर को, ताकि वो बैलेंस बनाना सीखे और गिरे नहीं। लेकिन जब एक बार बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया तब उसको जिंदगी भर थोड़ी सपोर्ट दिया जाएगा। शुरुआती सपोर्ट जो होता है या फिर जरूरत पड़ने पर जो सपोर्ट होता है उसे ही पाड़ कहा जाता है। तो जरूरत जहां पर वर्ड आएगा वहीं अप्रोप्रिएट होगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक स्थान है, यानी किस प्रकार का स्थान है, ये हमसे पूछा जा रहा है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे अंग्रेजी में ZPD बोलते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये होता क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, बच्चा अपने खुद के प्रयास से अगर इस पॉइंट तक पहुंच गया और किसी व्यक्ति के या फिर बाहरी प्रयास की मदद से, बाहरी हेल्प की मदद से, बाहरी मदद की वजह से अगर वह इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो इनके बीच का जो गैप है उसे ही ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। जोन मींस कोई एरिया होगा, तो जाहिर सी बात है ये एरिया जो होगा वो ZPD बोला जाएगा। यानी बच्चा स्वयं के प्रयास से जहां तक पहुंच सकता है, स्वयं के प्रयास से जहां तक पहुंच सकता है और किसी बाहरी हेल्प की वजह से वो जहां तक पहुंच जाएगा, उसके बीच के क्षेत्र को ZPD बोलते हैं। तो देखिए, ये जो ZPD यानी जो एरिया है वो हमेशा बदलता रहता है, गतिशील होता है। कैसे? देखिए, बच्चे को जब एक बार हेल्प दे दी गई तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब वो बच्चा अपने खुद के प्रयास से हो सकता है कि अगली बार यहां तक पहुंच जाए और उसको बस अब इतने ही हेल्प की जरूरत पड़े। तो देखिए, ये गतिशील हो गया ना, क्योंकि बच्चा अगर कुछ नया प्रयास कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अधिगम कर रहा होगा, सीख रहा होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा होगा। तो जब पहले अपने प्रयास के माध्यम से यहां तक था, तो जाहिर सी बात है जब उसको कुछ नया अधिगम हुआ होगा तो अपने प्रयास के माध्यम से वो यहां तक आ सकता है, इस पॉइंट तक आ सकता है।
सकता है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो एरिया बनेगा ये जेडपीडी हो जाएगा, यानी पहले पूरा ये एरिया था, अब केवल इतना ही एरिया रह गया है। तो ये क्या है, ये गतिशील है यानी परिवर्तनशील है। एक ही विकल्प में दिया गया है गतिशील, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए अनम्य का मतलब होता है रिजिड यानी कि बिल्कुल स्थिर, तो ये तो होगा नहीं। यांत्रिक मशीन की बात की जा रही है, स्थिर तो बिल्कुल ही स्थिर है, यानी एक ही विकल्प बचा गतिशील, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की समीक्षा करता है। तो देखिए नैतिक विकास का जो सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था, उनकी आलोचना इस वजह से की जाती है क्योंकि उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो केवल पुरुषों पर किया था, केवल मेल कैंडिडेट पर किया था। महिलाओं में किस प्रकार से नैतिकता का विकास होता है इसके बारे में उनका जो सिद्धांत है वो कुछ भी परीक्षण नहीं किया था, इस वजह से उनकी आलोचना की जाती है कि उन्होंने महिलाओं पर परीक्षण नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया कोहलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित और सुस्पष्ट हैं, तो ये समीक्षा नहीं करता है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथा विकल्प देखिए, कोहलबर्ग ने अपने भागीदारियों के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनका साक्षात्कार किया, तो यहां पर भी कोई भी आलोचना नहीं है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों के लक्षण को चित्रित करते हैं, तो यह भी कोई आलोचना नहीं है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिकता परिपक्वता का कम आकलन करता है, यानी महिलाओं पर उन्होंने परीक्षण ही नहीं किया था, इस वजह से उनका आलोचना किया जाता है स्त्रियों पर ना परीक्षण करने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही तरीके से आलोचना करता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, चारों विकल्पों को पढ़ करके हमें उत्तर देना है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है, बालक केंद्र में है और उसको ध्यान में रख करके ही जो करिकुलम है उसको तैयार करना होगा, यानी जो कुछ भी करना होगा बालक के अनुभव को ध्यान में रख करके करना होगा, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियां समाहित करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें अलग अलग अधिगम विकार, अलग अलग शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई श्रवण बाधित है तो उसको जो सुन नहीं सकता उसको विजुअल क्लिप्स दिखाना होगा या फिर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख करके बताना होगा, और जो दृष्टिबाधित है जाहिर सी बात है वो ब्लैक बोर्ड पर या फिर विजुअल क्लिप्स को देख करके नहीं समझ सकता है, तो उसके लिए ऑडियो की आवश्यकता होगी, यानी उसको मौखिक तौर पर बोल करके बताना होगा। और जो बच्चा मूक बधिर है वो क्या कर सकता है, ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होगी, यानी कि एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से विविधतापूर्ण तरीके से शिक्षा शास्त्रीय यानी पेडागोजिकल मेथड्स के माध्यम से बच्चे को बताएंगे, तभी बच्चा इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाएगा, क्योंकि समावेशी कक्षा है। इसलिए यहां पर यह बात बिल्कुल पॉजिटिव है, बाल केंद्रित शिक्षा में इसे समाहित करता है। ठीक है, दूसरा देखिए, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है। प्रजातांत्रिक यानी कि देखिए कक्षा में कोई भी भय का माहौल ना हो, यानी कि लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक कक्षा होनी चाहिए, यानी कि सबको समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, कितना भी आर्थिक गैप क्यों ना हो, यानी कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना की कोई गरीब क्यों ना हो। एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम सबको एक नज़र से देखें बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, इसी को प्रजातांत्रिक कक्षा कहा जाता है, तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है, बिल्कुल सही बात है। मनोवैज्ञानिक विकास का मतलब क्या होगा कि बच्चों के जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, वो पूरी तरीके से बच्चे के संज्ञान को प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चा बहुत खुशी की मुद्रा में है तो उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा, और बच्चा अगर दुखी की मुद्रा में या फिर भय के मुद्रा में है तो उसका ये इमोशन निगेटिव तौर पर उसके संज्ञान को प्रभावित करता है और वो चीज़ों को अर्थपूर्ण तरीके से नहीं सीख पाता है। इस वजह से ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है, ये बात बिल्कुल निगेटिव है। अध्यापकों की सत्ता कहने का मतलब कि जो टीचर है वो डोमिनेंट है, बच्चों को केवल अपनी इच्छा से जो वो चाह रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा इसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा ही इसलिए लाई गई थी ताकि बच्चे के अनुभव को, बच्चे को तवज्जो देते हुए शिक्षा दी जाए, और ये जो चौथा विकल्प है ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात करता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि 1, 2 और 3 वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में 1, 2, 3 की बात की गई, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप क्या करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जेंडर अलगाव का मतलब क्या हुआ, लिंग के आधार पर कि बालक और बालिका यानी लड़के और लड़कियां
लिंग के आधार पर उनसे भेदभाव किया जा रहा है, अलगाव किया जा रहा है बैठने के संदर्भ में। यानी कि आप लोग जब बचपन में पढ़े होंगे, को एजुकेशन होते हुए भी आप लोग को लड़कियों को अलग बैठाया जाता था और लड़कों को अलग रो में बैठाया जाता था, उसी की बात कर रहा है। और सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप, यानी कि जो खेल वाले, जो दौड़ भाग ज्यादा करने वाले खेल हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसमें लड़कों को पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। और जिसमें बहुत कम मूवमेंट हो, जैसे कि आपका बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया, इसमें लड़कियों को पार्टिसिपेट करने के लिए, अधिगम करने के लिए क्रियाकलाप जैसे चीज़ों में शामिल कराया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को और ज़्यादा बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता लिंग के आधार पर बच्चों में अंतर करने की बात करता है। जैसे कि हमारे समाज के द्वारा जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं पहले से विचार, उन्हें रूढ़िवादी विचार कहते हैं। और अगर यही लिंग के आधार पर हो जाए तो उसे जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे। जैसे कि लड़के हैं तो वो आजीविका जुटाने का काम करेंगे, लड़कियां हैं तो वो घर का चूल्हा चौका संभालेंगी। ये क्या है? ये समाज के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है। कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ थोड़ी है कि लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती, या फिर लड़के घर का भोजन नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, घर का चूल्हा चौका नहीं कर सकते। ये समाज ने हमारे ऊपर थोपा है कि लड़की है तो वो घर में रहेगी और लड़का है तो वो बाहर जाकर के काम करेगा। तो ये जब हम लोग अब जो समाज ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है, उसी अलगाव पर आधारित बच्चों को बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसी जेंडर आधारित बच्चों को गेम खिलाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो समाज का विचार है वो बच्चों पर हावी होने लगेगा। यानी जेंडर रूढ़िवादिता और ज्यादा बच्चों के मन में घर कर जाएगी और कहीं ना कहीं बच्चे भी जेंडर रूढ़िवादी विचार से प्रेरित होने लगेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अन्य विकल्पों की एक बार बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि जेंडर की समानता को बढ़ावा देंगे, तो ये तो समानता तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि जब अलग अलग बैठाया जा रहा है तो कहाँ समानता है? जब लिंग के आधार पर अलग अलग क्रियाकलाप कराए जा रहे हैं तो समानता कहाँ है? दूसरा देखिए, जेंडर समता को सुसाधित करेंगे, यहां पर भी समता की बात की गई है समानता के सेंस में, तो ये भी हमारा निगेटिव हो गया। जेंडर रूढ़िवादिता के लचीलेपन को प्रोत्साहित करेंगे, लचीलापन यानी उसको कम करने की बात की जा रही है, जबकि जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाएगा। लचीला तो तब होता है ना जब बच्चे को कोई अपोजिट एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो लड़कियां होने के बावजूद भी वो कितना अच्छा आईएएस आईपीएस बन करके देश की सेवा कर रही हैं, या फिर फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, सेना में जा रही हैं लड़कियां, ये सब रहता तब लचीला होता रूढ़िवादी विचार को। क्यों? क्योंकि रूढ़िवादी विचार ये कहता है कि महिला है तो वो घर का ही काम करेगी। जब उसको अपोजिट एग्जाम्पल दिया जाएगा कि नहीं महिला है तो वो बाहर का भी काम कर रही है और अपने समाज से उसको अगर आप उदाहरण देंगे, तब बच्चे को चैलेंज मिलेगा इस विचार के प्रति, तब ये लचीला होता है। लेकिन इस प्रकार का कोई नहीं किया गया है, लिंग के आधार पर बंटवारा करने की बात की जा रही है, इस वजह से ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षणों के प्रयोग, बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू टेस्ट की बात की जा रही है। बच्चों के बुद्धिमानी को नापने के लिए आईक्यू टेस्ट का प्रयोग क्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन यानी कि एक तरीके से एकेडमिक जो उनका परफॉर्मेंस है उसकी बात की गई है और सफलता को संभावित करने में मदद करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है इसको ध्यान में समझिएगा। जो आईक्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाई करंट एज इंटू 100। अब यहां पर देख लीजिए, जो मेंटल एज है वो क्या होता है। मान लीजिए कक्षा 4 में बच्चा है और कक्षा 5वीं की पुस्तक या फिर कक्षा 6वीं की पुस्तक वो सॉल्व कर पा रहा है, तो 4 में है तो अधिकतम उसकी जो आयु होगी वो कितनी हो सकती है, 10 साल हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, जब 4 में है तो उसकी आयु कितनी हो सकती है, 10 में हो सकती है। और वो अगर 6वीं कक्षा के किताब को या फिर प्रश्न पत्र को सॉल्व कर पा रहा है तो उसका करंट एज तो उसका 10 साल हो गया। और जो मेंटल एज है यानी उसका जो मानसिक स्तर है वो 6वीं के पुस्तक को सॉल्व कर पा रहा है तो उसका एज कितना हो सकता है, 6 साल में वो प्राइमरी में यानी कि कक्षा 1 में गया होगा, तो 6वीं में यानी 6 साल और जोड़ दीजिए तो 12 साल उसकी एज होगी। तो इसका आईक्यू कैसे निकलेगा, देखिए उसकी मेंटल एज 12 है और करंट एज 10 है, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 10 गुणे 100, यानी कि इसका जो एक तरीके से 120 इसका आईक्यू लेवल आएगा। लेकिन ये जो हम लोग ये तय कर रहे हैं कि उसका जो मेंटल एज है वो 12 साल के बच्चे के बराबर है, ये लगातार बदलता रहता है। मान लीजिए एक बार आपने परीक्षण किया, बच्चे ने प्रश्न को सॉल्व कर दिया, आप उसी के आधार पर उसका देखने लगे कि नहीं बच्चा 6वीं की कक्षा के पुस्तकों के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो क्या आप उसको निगेटिव मानेंगे ना कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, यानी उसका मेंटल एज एक तरीके से कम हो जाएगा, या और मेंटल एज कम हुआ तो यानी कि आईक्यू उसका वैरी करेगा। यानी कि आईक्यू एक ऐसी चीज है जो कि लगातार वैरी करती रहती है।
इसको फिक्स नहीं कहा जा सकता। अगर और जो चीज फिक्स नहीं है उसके आधार पर हम किसी बात की संभावना कैसे लगा सकते हैं? यानी कि जो फिक्स होता है उसी पर तो हम लोग एक अनुमान लगा रहे होते हैं। जो चीज पहले से फिक्स ही नहीं है उस पर हम लोग कैसे अनुमान लगा लेंगे, वो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस की और सफलता की। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को उनकी शिक्षणीयता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में भेद करने में सहायक है। देखिए, बांटना, बंटवारा करना, भेद करना, ये जहां पर भी हो हमेशा निगेटिव सेंस देता है। जैसे समावेशी कक्षा क्या कहता है, सबको एक साथ लेकर के चलना है बिना किसी भेदभाव के, और जहां पर भी आपको भेद दिख जाए आपको विचार ही नहीं करना, वो विकल्प निगेटिव ही होगा। ठीक है, पहला विकल्प देखिए वैध है। क्या वैध है? बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग, क्योंकि यह बुद्धिमत्ता को शुद्धता से संभावित करता है। अभी मैंने चौथे वाले विकल्प में आपको आईक्यू लेवल, आईक्यू जो होता है वो एक तरीके से सही से डिफाइन किया है और उसको कैलकुलेट करके बताया कि वो लगातार वेरी करता है, तो इसको शुद्ध नहीं माना जा सकता। ठीक है, शुद्धता से संभावित यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो लगातार वेरी करता रहता है। अगर बच्चा सॉल्व कर पा रहा है छठवीं कक्षा के पुस्तक को तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, और अगर अगले ही पल अगर वो नहीं सॉल्व कर पाया तो उसका आईक्यू लेवल घट जाएगा। तो ये शुद्ध कहाँ हुआ? शुद्धता से संभावित नहीं करता है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, जो आईक्यू लेवल परीक्षाओं का प्रयोग है की आलोचना की गई है, क्योंकि इन परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। अब सांस्कृतिक पक्षपात कैसे? देखिए ध्यान से समझिएगा। कोई एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बालक है, कोई दूसरे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बालक है, तो जैसे कि बच्चा किस एज की प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है ये कोई एक मशीन थोड़ी तय करेगा, ये तो टीचर ही तय करेगा ना। अब यहां पर कोई एक टीचर किसी के फेवर में, आप लोग लगातार देखते होंगे कि कक्षा में कोई टीचर किसी को फेवर कर रहा होता है, किसी के अगेंस्ट होता है, वो लगातार पक्षपात होता रहता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, इंटरव्यू में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, हर जगह देखने को मिलेंगी। तो यही होता है सांस्कृतिक रूप से पक्षपात, यानी कि बच्चा किस स्तर के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है ये कोई आदमी ही तय करेगा, कोई टीचर ही तय करेगा। और वो पक्षपात कर सकता है क्योंकि मशीन झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन आदमी पक्षपात या फिर झूठ बोल सकता है। इस वजह से यही विकल्प इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो देखिए, पहला दिया गया संज्ञानात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक की बात नहीं की गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। संज्ञानात्मक, भौतिक, भौतिक की बात नहीं की गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए भौतिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक, तो भौतिकता की बात नहीं की गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे? देखिए, आलोचनात्मक सोच क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा प्रश्न जो बच्चे को अपने स्तर पर मौलिक विचारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करे, या फिर जिस प्रश्न का कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों के द्वारा उत्तर अलग अलग आने की संभावना हो। उत्तर अलग कब आएगा? जब प्रत्येक बच्चा अपने अनुभव यानी अपने मौलिक विचारों का प्रयोग कर रहा होगा। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न जिसका अलग अलग उत्तर आएगा वो हमारा आलोचनात्मक सोच होता है, यानी ऐसा प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न या फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न बोला जाता है। और हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रश्न मूल्यांकन नहीं करेंगे, यानी कि कौन सा आलोचनात्मक प्रश्न नहीं है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न जिसका केवल एक ही उत्तर संभव होगा वो आलोचनात्मक सोच वाला प्रश्न नहीं होगा। जिसका एक ही उत्तर संभव है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी मौलिक विचार, जैसे कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चा बचपन से इसको रटते आ रहा है, तो कोई भी बच्चा इसका एक ही यूनिक आंसर ही दे सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत के गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग उत्तर देने की संभावना है, क्योंकि वो अपने अलग अलग मौलिक विचारों के हिसाब से आंसर कर रहे होंगे। तो ये वाला प्रश्न कि भारत की राजधानी क्या है, ये आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा रटा हुआ है एक ही शब्द में या फिर एक ही वाक्य में इसका उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे प्रश्न जिसका अलग अलग उत्तर आने की संभावना है और मौलिक विचार जिसमें यूज होगा वो आलोचनात्मक सोच पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया, वैदिक गणित का उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण दिया जा सकता है। तो यहां पर बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग यूज करने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से वैदिक गणित का उपयोग करके पाइथागोरस के प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है या नहीं। तो ये मूल्यांकन करेगा, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए क्या कदम सुझाए जा सकते हैं, तो ये भी एक
आलोचनात्मक आधारित प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचारों के हिसाब से अलग अलग उत्तर देने की संभावना बनेगी इस प्रश्न में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण सोचिए और उनको संभावित समाधान ढूंढिए, तो ये भी आलोचनात्मक प्रश्न है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 की, देखिए समीकरण 2x इज इक्वल टू 12 में x का मान क्या होगा, तो बच्चा इसको तुरंत भाग दे करके x का मान 6 निकाल देगा। तो प्रत्येक बच्चे का उत्तर बिल्कुल यूनिक आएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा, सबका एक समान उत्तर आएगा। तो ये आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेगा, क्योंकि आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन वो वाला प्रश्न कर रहा होता है जिसमें प्रत्येक बच्चे के उत्तर अलग अलग आने की संभावना होती है और प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचार का प्रयोग कर रहा होता है। इसमें कोई भी मौलिक विचार नहीं है, एक ही उत्तर आने की संभावना है, इस वजह से यह मूल्यांकन नहीं करेगा और यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं बच्चों में, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसको किस प्रकार से कक्षा में यूज किया जा सकता है या फिर किस प्रकार से संबोधित करना चाहिए एज ए टीचर, वो हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है कक्षा के सभी अधिगमकर्ताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि और जाति की ओर इशारा करना। तो ये तो बात बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, क्योंकि अगर बच्चा कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो आप उसकी आर्थिक स्थिति की तरफ जब इशारा करेंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो अपने आप अपने मन में निगेटिव विचार लाने लगेगा। उसे ये लगेगा कि कक्षा में कितने अमीर अमीर वो लोग कितने भौतिक सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, मैं कितना गरीब हूं, ये सभी चीजें निगेटिविटी उसके मन में आएगी और उसका पढ़ाई से ध्यान धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। एज ए टीचर बच्चा कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से क्यों ना आ रहा हो, कितना भी सामाजिक तौर पर पिछड़ा क्यों ना हो, सबको एक नजर से देखना चाहिए। इसीलिए कक्षा में लोकतांत्रिक माहौल की बात की जाती है कि बिना किसी से भेदभाव किए हुए सबको एक समान नजर से देखना। और ये आर्थिक आधार पर या फिर सामाजिक आधार पर भेदभाव की बात कर रहा था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के लिए मौके देना और उन्हें महत्व देना चाहिए। बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। जब बच्चे को अपने अनुभव को साझा करने का मौका दिया जाता है तो बच्चा सक्रिय बनता है, और जब सक्रिय होगा तभी तो खुद करके सीखेगा या फिर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा होगा। और जब बच्चे के अनुभव को, उसके भावनाओं को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है तो वो कक्षा में सहज फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है, और जब बच्चा सहज होगा तभी अर्थपूर्ण अधिगम कर सकता है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। तीसरा देखिए, जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को कक्षा में बहिष्कार करना। अब यहां पर जानबूझ करके ये किया जा रहा है, यानी इंटेंशनली ये किया जा रहा है, किसी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित बच्चों को का बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है और लोकतांत्रिक कक्षा यह कहता है कि बिना किसी भेदभाव, चाहे किसी भी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बालक है, बिना किसी भेदभाव को आपको एक्सेप्ट करना होगा एज ए टीचर। तो यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव हो गया, यानी कि केवल 2 वाला इसका सही जवाब है। देखिए चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिए, चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नंबर 2 की बात नहीं कर रहा था। इस वजह से ये प्रश्न के चारों विकल्प गलत हैं और इसी वजह से सीबीएसई बोर्ड ने इसके रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा है, यानी कि विकल्प गलत होने की वजह से सभी अभ्यर्थियों को इसका 1 अंक कॉमन दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित कैसे किया जा सकता है। ऐसे बालक जो अभी तक सुविधाहीन थे, मतलब जिनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली थी, चाहे वो सामाजिक तौर पर कह लीजिए, आर्थिक तौर पर कह लीजिए, तो ऐसे समुदाय से आने वाले बच्चों को किस प्रकार से अधिगम में उनकी हेल्प की जा सकती है एज ए टीचर, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, उन्हें घर पर ट्यूशन रखने के लिए कहकर। यह विकल्प निगेटिव है। चाहे बच्चा किसी भी प्रकार की अधिगम अक्षमता से, किसी भी प्रकार के सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ क्यों ना रहा हो, बिना किसी भेदभाव को कक्षा में सबको एक साथ लेकर के चलना है और कक्षा में ही उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब आप एज ए टीचर कक्षा में उसकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे तो फिर घर पर ट्यूशन देने से क्या फायदा होगा। घर पर ट्यूशन देना तो एक तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ना, क्योंकि आपको इसी बात की सैलरी दी जाती है एज ए टीचर कि आप कक्षा में सबको एक नजरिए से और एक समान अवसर देंगे आगे बढ़ने का और सीखने का। तो घर पर ट्यूशन देना कहीं ना कहीं उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उन्हें बहुत से प्रत्यास्मरण आधारित कार्यपत्र दे करके। देखिए प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल की बात की जा रही है, चीजों को रटने संबंधित है, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उनमें असफलता का डर और शर्मिंदगी महसूस करवा करके। देखिए असफलता का डर, शर्मिंदगी, ये सभी ऐसे इमोशंस हैं जो कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को निगेटिव तौर पर प्रभावित करते हैं, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। क्योंकि बच्चा अगर खुशी की मुद्रा में रहेगा तो उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा, और जब बच्चा डरा रहेगा या फिर शर्मिंदगी महसूस करेगा तो वो अपना पूरा फोकस जो है वो अपना पूरा ध्यान जो है वो संज्ञानात्मक विकास यानी कि चीजों को सीखने में नहीं लगा रहा होगा, उस डर पर उसका पूरा फोकस होगा। इस वजह से वो अर्थपूर्ण तरीके से नहीं सीख सकता, इसलिए ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा।
एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करके। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जैसे सुविधाहीन समुदाय से बच्चा आया हुआ है तो उसके प्रॉब्लम को पहले पहचानना होगा एज ए टीचर कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, और उसकी प्रॉब्लम के अनुसार ही हमारे पेडागोजिकल जो हेल्प हो सकती है, यानी किस प्रकार से उसको अलग विधि से अगर पढ़ाने की आवश्यकता होगी तो उसको कक्षा में ही अलग विधि से पढ़ाने की बात की जाएगी। अलग विधि से पढ़ाना यानी कि शिक्षा शास्त्रीय सहायता देने की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की क्या अभिलक्षण है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि समकक्षियों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल व परिपक्वता। सामाजिक कौशल की बात की जा रही है। सामाजिक कौशल क्या होता है? बच्चे समाज में किस प्रकार से अनुकूलन कर पा रहे हैं या नहीं, उसकी बात की जा रही है। तो ये प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है, क्योंकि सामाजिक कॉन्सेप्ट अलग हो गया और प्रतिभाशाली यहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सेंस में, बच्चों के संज्ञान के सेंस में है। ठीक है, तो ये सामाजिक कौशल की बात नहीं करता, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कार्यों को करने में धीरज की कमी, यानी कि बच्चा बिल्कुल एग्रेसिव टाइप का है, मतलब कि उसमें पेशेंस नहीं है, उस सेंस में कहा जा रहा है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, निम्न स्तर संज्ञानात्मक कार्यों का चुनाव। तो ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल लो लेवल के प्रश्नों को वो सॉल्व कर रहा है, संज्ञानात्मक कार्य को वो चुन रहा है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसका लेवल, जाहिर सी बात है, ज्यादा होगा ना, तो वो कम लेवल वाले प्रश्नों को क्यों चुनेगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कौतूहल व जिज्ञासा, यानी बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, चीजों को जानने के संदर्भ में, चीजों को समझने के संदर्भ में, और इसी जिज्ञासा की वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है चीजों के बारे में, नई नई चीजों के बारे में सीखने के संदर्भ में। और जब बच्चा नई नई चीजों के बारे में सीखना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो और ज्यादा प्रयास करेगा, और जितना प्रयास करेगा उतना ही उसका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। जब वो ज्यादा तरीके से सीख रहा है तभी तो वो प्रतिभाशाली होने का लक्षण है इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। अधिगम कठिनाई क्या हो गया? देखिए विभिन्न प्रकार के अधिगम विकार होते हैं, जैसे कि डिस्कैलकुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। तो ये सब अधिगम कठिनाई माने जाते हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया की अगर बात कर ले तो पढ़ने में अक्षमता होता है। डिस्कैलकुलिया की अगर हम लोग बात करें तो गणितीय संक्रियाओं में अक्षमता होता है, यानी बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग ये सभी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उनको भी डिफाइन करने में या फिर उनको भी पहचानने में उसको दिक्कत होती है। और जो डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने में अक्षमता होता है। तो यही सब अधिगम कठिनाई बोले जा रहे हैं। तो इनसे जो बच्चा जूझ रहा है उनके लिए अलग से विद्यालय और अलग से शिक्षा के संदर्भ में क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि वांछनीय नहीं है क्योंकि यह मांगी और शिक्षकों से अत्यधिक काम की अपेक्षा रखती है। देखिए ये तो बात सही है कि ये अलग से इनके लिए विद्यालय होने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां तक तो बिल्कुल पॉजिटिव था। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि बच्चा किसी भी अधिगम विकार से क्यों ना जूझ रहा हो, किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, बिना किसी भेदभाव के आज हम लोग समावेशी कक्षा के अंतर्गत सभी बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने की बात करते हैं। तो चाहे बालक में किसी भी प्रकार का विकार क्यों ना हो, उसे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, उसको सामान्य कक्षा में पढ़ाया जाएगा। उसके लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए यह वांछनीय नहीं है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे क्या कह रहा है? क्योंकि यह महंगी है और शिक्षकों से अत्यधिक काम की अपेक्षा रखती है। देखिए यहां शिक्षकों से काम की बात की जा रही है, काम की अपेक्षा रखती है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षक का तो यहां बात ही नहीं होना चाहिए कि उसको अधिक काम करना पड़ा है या फिर कम काम करना पड़ा है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि ये टीचर्स की बात कर रहा था, बच्चों की बात नहीं कर रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की बात होनी चाहिए, टीचर की बात नहीं होनी चाहिए। इस वजह से चौथा विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वांछनीय है, पहले ही निगेटिव हो गया। जब समावेशी कक्षा है यानी कि सबको एक साथ लेकर के चलना है, तो फिर अलग से स्कूल बनाने की क्यों बात होगी? फिर भी एक बार आगे बात कर लेते हैं, यहीं पर निगेटिव हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थियों की शिक्षा केवल आजीविका शिक्षा पर केंद्रित होते हैं। केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, जितने भी विकल्प होते हैं वो सभी निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो देखिए यहां पर दो निगेटिव वर्ड हो गया, एक तो वांछनीय बोला गया था क्योंकि इनके लिए अलग स्कूल की बात कर रहा था, और दूसरा केवल वर्ड आ गया, तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, वांछनीय, फिर से कह रहा है कि अलग स्कूल होने की आवश्यकता है, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। फिर भी एक बार विचार कर लेते हैं क्या कहा जा रहा है, ताकि अधिगम कठिनाई वाले शिक्षार्थियों की बाकी विद्यार्थियों से पृथक किया जा सके। पृथक, अलगाव, बंटवारा, नामीकरण, ये जितने भी विकल्प होते हैं वो समावेशी का विरोध करते हैं। और चूंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी उनको सपोर्ट करता है, इस वजह से समावेशी कक्षा का विरोध होने की वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, वांछनीय नहीं है, अलग स्कूल बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह कहा जा रहा है क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है। क्यों प्रतिबंधक है? क्योंकि ये जो
ऐसे बालक हैं जो इस अधिगम कठिनाई से जूझ रहे होंगे, उनको कंट्रोल करने की बात की जा रही है, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, उनको दबाने की बात की जा रही है, उनको संकुचित किया जा रहा है। इस वजह से आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक केंद्र में होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अक्षमता या फिर किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता को ध्यान में रखकर के उसको आप अलग नहीं कर सकते। समावेशी कक्षा का यह विरोध है, इस वजह से यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अत्यधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान ना केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण हैं? तो बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, किसी भी काम में बहुत देर तक ध्यान नहीं लगा पाता है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से चंचल है, उसकी शारीरिक हरकतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये किसके लक्षण है? ये देखिए, अवधान न्यूनता। अवधान का मतलब होता है ध्यान और न्यूनता का मतलब कम, यानी कि वो बहुत कम ध्यान दे पाता है। और अति क्रियाशीलता यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से ये जूझ रहा है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन के बारे में सही नहीं है? फिर से हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प है, समावेशन का अर्थ है शिक्षा शास्त्रियों के लिए क्रियाकलापों और अनुभवों की व्यूह रचना के बीच बीच में चयन और विकल्प प्रदान करना। बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। इसीलिए बीच बीच में उनको उनकी जरूरत के हिसाब से विकल्प प्रदान करना चाहिए। तो पॉजिटिव हो गया ना। और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समावेशन में सभी शिक्षार्थियों की मानकीय स्तरों को आधारोपित किए बिना स्वीकृत किया जाना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। मानकीय स्तर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए, आज समावेशी कक्षा में क्या होता है कि मान लीजिए सबका पेपर पेंसिल पर आपने परीक्षा लिया, तो जो बच्चा देख नहीं सकता, जो दृष्टिबाधित है, वो पेपर पेंसिल के माध्यम से कैसे परीक्षा दे पाएगा? यानी कि अगर बच्चा मानकीय स्तर पर खड़ा नहीं उतरता है, बावजूद इसके आपको उसको बिना अध्यारोपित किए हुए, यानी अगर वो खड़ा नहीं उतर पा रहा उस मानक परीक्षा पर, फिर भी उसको आपको एज ए टीचर स्वीकृत करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, समावेशन में विविध प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां और प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की गति को ध्यान में रखना शामिल है। बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से। क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेज? क्योंकि कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई डिस्कैलकुलिया से जूझ रहा है, कोई डिस्ग्राफिया से जूझ रहा है, कोई एक तरीके से डिसलेक्सिया से जूझ रहा है। तो यहां पर सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। इस वजह से सबकी जरूरतें अलग होने की वजह से सबका ध्यान रखना आवश्यक है कि किसकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो यह बात भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, समावेशन में शिक्षार्थियों को उनकी अकादमिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण और नामीकरण शामिल है। यह बात बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? मैं आपसे पहले भी बार बार कह रहा हूं कि जहां पर भी योग्यता के आधार पर बंटवारे और नॉमिनेट करने की बात आएगी, वो अलगाव का सेंस देगा और अलगाव का पूरी तरीके से समावेशी कक्षा विरोध करता है। समावेशी कक्षा ये कहता है, बालक में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो, योग्यता के आधार पर आपको बंटवारा नहीं करना है। और ये बंटवारा करने की बात कर रहा है निगेटिव सेंस में। और चूंकि हम प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या रूपांतरण करना चाहिए? यानी कि कोई बच्चा कक्षा में दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए एक टीचर को क्या क्या एक तरीके से चेंजेस करने चाहिए कक्षा में, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट रूप से जोर से बोलना। जाहिर सी बात है, बच्चा दृष्टिबाधित है, वो सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता है। ठीक है, तो जब जोर से बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीजों को सुन करके समझ पाएगा। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, उसको सपोर्ट करेगा। दूसरा देखिए, लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। यानी जो कुछ भी टीचर के द्वारा लिखा जा रहा है, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दे रहा है। देखिए, वाचन यानी कि ऑडियो की बात की जा रही है, बोलने के संदर्भ में। तो बच्चा भले ही लिखित चीजों को नहीं देख सकता, लेकिन जब वो ऑडियो में कन्वर्ट हो गया तो उसको सुन करके समझ सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, विविध प्रकार के रंगीन कार्यपत्रकों का इस्तेमाल करना। तो रंगीन हो या फिर रंगहीन हो, जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो इन प्रकार के कार्यपत्रकों को देने का क्या मतलब है, जब बच्चा देख ही नहीं सकता? तो ये निगेटिव हो गया ना, क्योंकि आप किसी भी कलर का प्रयोग कर लेंगे, बच्चा जब दृष्टिबाधित है तो देख ही नहीं सकता, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बहुत सारी स्पर्श सामग्री का इस्तेमाल करना। देखिए, बच्चे देख नहीं सकते लेकिन छू करके महसूस कर सकते हैं, और इसी स्पर्श के माध्यम से बच्चे को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो स्पर्श वाली जो भी चीजें होंगी उसमें बच्चा कंफर्टेबल होगा जो देख नहीं सकता है। तो यह भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, 1, 2 और 4 वाला सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 1, 2, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है।
अगला प्रश्न पूछा गया था सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है। देखिए सामाजिक जो टर्म है वो ले वाइगोत्स्की का टर्म है और रचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से वो माने जाते थे। तो ये प्रश्न ले वाइगोत्स्की को ध्यान में रख करके आप उत्तर ढूंढिएगा, ठीक है। चलिए विकल्पों में चलते हैं। पहला विकल्प दिया गया है स्थायी बैठने की व्यवस्था। देखिए जैसे आप बचपन में को एजुकेशन में पढ़े होंगे तो लड़कियों को अलग कॉलम में और लड़कों को अलग कॉलम में बैठाया जाता था। तो एक तो ये पहले जेंडर रूढ़िवादिता को आप बढ़ावा दे रहे हैं अलग अलग बैठा करके। दूसरा, जैसे कि आपने मान लीजिए आपकी कक्षा में एज ए टीचर आपकी कक्षा में एक दिव्यांग बालक है जो पैर से विकलांगता है, जो चल नहीं सकता, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता। तो कक्षा में जैसे ही प्रवेश करेगा उसको तुरंत सीट वहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता पैर से विकलांगता होने की वजह से। इस वजह से अगर पहले से ये स्थायी बैठने की व्यवस्था होगी तो फिर उसके लिए वहाँ पर कोने पर जगह नहीं मिलेगा, यानी कक्षा में एंटर करते हुए, ठीक है। तो वो जो बैठने की व्यवस्था है वो स्थायी नहीं होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी समावेशी का कॉन्सेप्ट आएगा और जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्थायी बताया गया यानी रिजिड बताया गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षकों द्वारा निर्देशन और विद्यार्थियों का निष्क्रिय पालन। निष्क्रिय अपने आप में निगेटिव है और निर्देशन मतलब कि टीचर केवल सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और बच्चे जो है बिल्कुल निष्क्रिय बने हुए हैं और उसका इंस्ट्रक्शन का सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि सक्रिय तौर पर बच्चे खुद करके अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, ना कि निष्क्रिय होकर के। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों द्वारा जानकारी का स्मरण करना, रटना, याद करना, स्मरण, ये सभी वर्ड निगेटिव है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्रश्न में सामाजिक वर्ड है और रचनावाद की बात की गई तो ले वाइगोत्स्की को आपको जरूर से ध्यान में रखना होगा। देखिए समूह की बात कौन करता है, समूहों में कार्य करने की बात कौन करता है, ले वाइगोत्स्की करते हैं। और साथ ही साथ उस पर इंटरेक्शन की भी बात वो करते हैं। उनके सिद्धांत में ही के नाम में ही है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी चर्चा करना, इंटरेक्शन करना, बातचीत करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तब एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए सीटेट के पेपर की ये खूबी होती है कि कभी भी बच्चे की गलती को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर बच्चा सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में तो वहां पर गलती टीचर की होगी, स्कूल मैनेजमेंट की होगी। वो सही तरीके से सही शिक्षण का विधि का प्रयोग करके बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि जीन पियाजे का ये मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो चीज़ों को उत्सुकता भरी नज़र से देखते हैं, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक हैं। अगर उनको सही शिक्षण विधि यानी सही पेडागोजिकल मेथड का प्रयोग करते हुए पढ़ाया जाए तो बच्चे उसको अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। और अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर टीचर की गलती मानी जाएगी। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, विद्यार्थी को विशिष्ट स्कूल भेज देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, क्योंकि ये समावेशी का विरोध है। अगर बच्चा नहीं भी सीख पा रहा है, किसी भी अधिगम विकार से जूझ रहा है, तो आपको उसी कक्षा में समावेशी कक्षा के अंतर्गत उसको पढ़ाना होगा। उसको किसी भी योग्यता के आधार पर आप दूसरे स्कूल या फिर दूसरे में बंटवारा नहीं कर सकते, ग्रुप में नहीं हटा सकते। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना। देखिए शर्मिंदा करना ये बच्चे में निगेटिव इमोशंस को जनरेट करेगा और जो इमोशंस होते हैं, बच्चों के संवेग होते हैं, वो संज्ञानात्मक विकास को यानी बच्चों के समझ को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अब जाहिर सी बात है जब निगेटिव इमोशन है तो उसके संज्ञानात्मक विकास को भी निगेटिव तौर पर प्रभावित करेगा। तो ये पूरा विकल्प ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, माता पिता को दोषी ठहराना। अब एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप बच्चे को अर्थपूर्ण तरीके से अधिगम कराएंगे। माता पिता की जिम्मेदारी घर पर है कि वो घर पर बच्चों को चीजों को सिखाए। लेकिन जब तक आप स्कूल में हैं, यानी बच्चा जब तक स्कूल में है और अगर स्कूल में सफल नहीं हो पा रहा है तो वो माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप माता पिता को दोषी ठहरा रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि अगर बच्चा भी असफल हो रहा है तो वहां पर गलती टीचर की होगी, स्कूल मैनेजमेंट की होगी कि सही विधि का प्रयोग करके बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा है। इसीलिए यहां पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है, फिर से चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहां पर कमी रह गई स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में समझ ना बना पाने के सतत अनुभवों और सीख ना पाने की असमर्थता व निष्पादन ना कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी और दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है। यानी कि कोई एक बच्चा है जो कि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं सीख पा रहा है और वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पर निष्पादन की बात की गई, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और इसके लिए वो खुद को भी दोषी जानता है कि हाँ मेरे ही प्रयास में कुछ कमी है, इस वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ या फिर चीज़ें मेरे वजह से निगेटिव हो रही हैं। तो
इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो वो अपने आप को अधिगम असहायता का भाव उसके अंदर आ जाएगा, यानी कि हेल्पलेस वो महसूस करेगा। अधिगम असहायता, असहाय मतलब कि बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका है ना। तो एक तरीके से उसके अंदर यही भाव आएगा कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा, मैं भी प्रयास करने के बावजूद भी मैं नहीं सीख पा रहा हूं, तो बिल्कुल हेल्पलेस वाली भावना आएगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़कर के सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करना चाहिए जो बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। देखिए एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को किताबी दुनिया से स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है, और यह विकल्प कह रहा है कि बच्चे को केवल पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करना चाहिए जो बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अलावा किसी और के ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे, स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। तो जो टीचर है वो केवल किताबों तक बच्चों को सीमित रखने की बात कर रहा है, जो कि एनसीएफ इसका विरोध करता है। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए तर्क क्या दिया गया है, अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सृजित नहीं होते हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो अधिगम है और जो ज्ञान है वो एक तरीके से ट्रांसफरेबल है, यानी कि टीचर बच्चों को ट्रांसफर कर रहा है, उस सेंस में। देखिए कम्युनिकेट करने की बात की जा रही है ना, यानी कि उसको देने की बात की जा रही है। तो देखिए जो ज्ञान होता है वो बच्चे जो होते हैं अपने ज्ञान के निर्माणकर्ता होते हैं, ना कि प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, और ये विकल्प कह रहा है कि सृजन नहीं करते हैं, तो निगेटिव हो गया, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए ए और आर दोनों गलत है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम कब होता है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक रेखीय रूप से होता है, ना कि वर्तुलाकार तौर पर। यानी कि क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहां पर ये अधिगम हो गया और ये बच्चे का प्रयास हो गया। प्रयास और अधिगम के बीच में जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ रहा होता है। पहले मान लीजिए बच्चा खूब प्रयास कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है, तो अधिगम भी उसी प्रकार से हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बच्चा कितना भी प्रयास कर ले लेकिन उसका अधिगम नहीं होता है, इसी को अधिगम का पठार बोलते हैं। फिर अचानक से बच्चे सीखना शुरू करते हैं, फिर इस प्रकार से कुछ वर्तुलाकार टाइप का ग्राफ बन करके आता है। और ये विकल्प क्या कह रहा है, विकल्प कह रहा है कि एक रेखीय रूप से होता है। एक रेखीय तो तब होता है ना जब बच्चा प्रयास कर रहा है और बिल्कुल अधिगम होता जा रहा है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमेशा वो अधिगम करता ही रहे? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे को निगेटिव तौर पर प्रभावित कर रहे होते हैं, जो कि उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं। इस वजह से एक रेखीय रूप से कभी भी हो ही नहीं सकता। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए तब होता है जब शिक्षक विद्यार्थियों के संवेगात्मक पहलुओं को नकारते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? बच्चे का जो इमोशंस है, संवेग की बात की जा रही है, बच्चे का जो इमोशंस है वो उसके अधिगम को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए निगेटिव इमोशंस है, अगर बच्चे में डर है, भय है, बच्चा किसी बात को लेकर के दुखी है, तो ये निगेटिव इमोशंस है। तो ये निगेटिव इमोशंस बच्चे के अधिगम को निगेटिव तौर पर प्रभावित करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के घर में कुछ ट्रेजेडी हो गया, तो उसका पूरा फोकस कक्षा में अधिगम पर नहीं होगा बल्कि अपने उस दुख के कारण पर होगा। इस वजह से उसका अधिगम पूरी तरीके से प्रभावित होगा निगेटिव तौर पर। लेकिन मान लीजिए कि कुछ पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, जैसे कि खुश है बहुत ज़्यादा बच्चा, तो उस समय उसका पूरा फोकस अधिगम पर होगा क्योंकि वो कंफर्टेबल है अपने जीवन से, और उस समय उसका पूरा फोकस अधिगम पर होगा और उसका अर्थपूर्ण अधिगम हो सकता है। और इसलिए जो इमोशंस हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास से, बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने से। और ये क्या कह रहा है कि उनके संवेग को नकारने यानी कि इग्नोर करने की बात कर रहा है। तो जब डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है तो आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं एज ए टीचर? तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए शिक्षकों द्वारा सीधे निर्देशन द्वारा होता है, यानी कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, ये कहा जा रहा है, यानी कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता के सेंस में कहा जा रहा है। तो देखिए बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं होते बल्कि अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए विद्यार्थियों की परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा होता है। देखिए बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। सक्रिय कब होंगे? बच्चा जो अपने परिवेश में देख रहा है, जो कुछ भी वो देख रहा है वो ऑब्जर्व करते हुए वो उसको अनुभव प्राप्त हो रहा है। जैसे कि बच्चा जब पहली बार प्राइमरी स्कूल में जाता है तो विभिन्न प्रकार के अनुभव लेकर के जाता है। बच्चा अपने परिवेश में कुत्ते को, बिल्ली को देख करके जाता है और उसी कुत्ते बिल्ली से जोड़ करके उसको बच्चे को C फॉर कैट और D फॉर डॉग पढ़ाया जाता है। यानी बच्चा जो कुछ भी अपने परिवेश में देख रहा है वो उसका अनुभव हो रहा है और उसी अनुभव को आधार बनाते हुए, बच्चे के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए बच्चे को नई शिक्षा दी जाती है, तभी बच्चे का अर्थपूर्ण अधिगम होता है। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके बात करनी है। तो यहां पर यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरीके के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। अधिगम के लिए प्रेरित करना है बच्चों को, तो किसके लिए, किस प्रकार के लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए, परिहार का मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोरेंस की बात की जा रही है। तो जहां जहां पहले परिहार दिख रहा है तो पहले तो आप इसको काट दीजिए, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड होता है इग्नोर करना। ठीक है, चलिए अब हमारे पास केवल दो ही विकल्प बचा, तीसरा और पहला। तीसरे में क्या दिया गया, दृष्टिकोण केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, और पहले में क्या दिया गया, दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य। जो मैंने वर्ड को सर्किल किया है, केवल इन्हीं दोनों में अंतर है, बाकी के वर्ड्स बिल्कुल सेम टू सेम है। यानी कि केवल प्रदर्शन और दक्षता पर हमें विचार करना है कि कौन सा सही हो सकता है। देखिए, प्रदर्शन का मतलब क्या हो गया कि बच्चों के परफॉर्मेंस की बात की जा रही है कि बच्चा परीक्षा में किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। तो किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो केवल या फिर अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है वो केवल इतने तक सीमित नहीं है कि बच्चा परीक्षा में नंबर पा ले। शिक्षा का जो उच्चतम स्तर होता है वो बच्चा जो कुछ भी विद्यालय में सीख रहा है वो अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में वो परिलक्षित कर पाए, ये शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। केवल नंबर पाना हमेशा निगेटिव होता है, और नंबर किस ओर इशारा कर रहा है, परफॉर्मेंस की तरफ, यानी कि बच्चा रिजल्ट में किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो निगेटिव हो गया ना। तो अब एक ही विकल्प बचा, यानी बच्चे को अपने आप को दक्ष बनाना है, वो मिनिमम एबिलिटी बच्चे को अपने अंदर लाना है जो कि उस पर्टिकुलर कक्षा में तय की गई है। यानी कि बच्चे को तय किया गया कि बच्चा 33% से ऊपर जाएगा तभी अगली कक्षा में जाएगा। तो वो जो मिनिमम एबिलिटी बच्चे में आना चाहिए वो बच्चा मतलब अपने आप को एक तरीके से योग्य बनाने के सेंस में है, दक्षता यानी योग्य बनाने के सेंस में है। तो ये बच्चा जब इस पॉइंट को लेकर के चलेगा कि मुझे सीखना है, मुझे नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे सीखना है, तो बच्चा ज़्यादा एक तरीके से इंटरनली मोटिवेटेड होगा और उसका अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, परासंज्ञान अधिसंज्ञान क्या है। देखिए, अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन की बात की गई है। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि बच्चे जो अपने खुद के विचारों के बारे में एक तरीके से चिंतन कर रहे होते हैं, खुद के विचार, जहां पर भी खुद के विचार आएगा वहां पर मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान आता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। विकल्प नंबर 2 में केवल बात की गई है अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है। यानी कि जो टीचर, एज ए टीचर हमारा जो अध्यापन है वो किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकता है, उसके सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है तत्वों के पुनरुत्पादन पर बल देना। पुनरुत्पादन यानी कि जो चीज बच्चे को सिखाया जा रहा है हूबहू उगल देने की बात की जा रही है, पुनः उसको एज इट इज उत्पादित करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे, देखिए, बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं अब वो उनके अनुभव का पार्ट हो गया और बच्चा अपने मौलिक विचारों के माध्यम से अपने हिसाब से उसको एक तरीके से अपने नए तरीके से, क्रिएटिव तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन पुनरुत्पादन क्या कहता है, पुनरुत्पादन ये कहता है कि बच्चे को जो कुछ भी बताया गया, जो कुछ भी बच्चे ने सीखा हूबहू वर्ड बाय वर्ड शब्दशः बिल्कुल वहीं रिपीट करने की बात की जा रही है। तो ये अधिगम नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बच्चा जब तक अपने मौलिक विचारों को नहीं रिप्रेजेंट करेगा तब तक वो अधिगम नहीं माना जाएगा सार्थक। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, केवल पाठ्य पुस्तकों को ही ज्ञान का स्रोत मानने पर बल देना। केवल एकमात्र एक ही यही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों को विवेचनात्मक विश्लेषण यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। बच्चा जितना ज़्यादा सोचेगा, जितना ज़्यादा विश्लेषण करेगा, उतना ही उसका अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। चौथा देखिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को प्रधानता देना। बिल्कुल सही बात है। पूर्व अनुभव क्या हो गया, बच्चा जो अपने परिवेश में देखा हुआ है वो उसका अनुभव हो गया। ठीक है, अब उस अनुभव को आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा दी जाती है। एनसीएफ इसका सपोर्ट करता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। यानी हमारा विकल्प क्या बना, तीसरा और चौथा इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, तीसरा और चौथा बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। फिर से निगेटिव सेंस में पूछा गया है। यानी कि एज ए टीचर बच्चों के कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए, उसको अच्छे से समझाने के लिए एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया रूपकों का इस्तेमाल करना, यानी कि समरूप के सेंस में, यानी एक ही तरीके के उदाहरण रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, या फिर एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेट क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके सेंस में कहा जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है ना कि बच्चे को जितने अलग अलग तरीकों से सिखाया जाएगा उतना ही बच्चे और आसानी तरीके से सीख पाएंगे। तो ये तो करना चाहिए ना।
ये करना चाहिए, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग, जितना ज़्यादा बच्चे को आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे वो उसका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण होगा। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। देखिए, आप इसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि गैर उदाहरण को मैंने पॉजिटिव कैसे मान लिया। देखिए, उदाहरण तो आप समझ गए कि बच्चों के रियल लाइफ से जोड़ करके बताना चाहिए, लेकिन बच्चा अगर मान लीजिए किसी कॉन्सेप्ट के प्रति मिसकॉन्सेप्शन बना लिया है, कोई भ्रांति बना लिया है, तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए बच्चे का जो अपने मन में जो विचार बनाया हुआ है उससे उलट हट करके उसका विरोध करते हुए कोई उदाहरण देंगे, तभी तो बच्चा सही कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए गैर उदाहरण कहा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है, और प्रश्न हमसे नेगेटिव पूछा गया था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पुनर्ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना। पुनर्ज्ञान यानी कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसके सेंस में बात की जा रही है, बच्चा जो सीख चुका है उसके साथ संबंध स्थापित करने की बात की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के अनुभव को आधार बनाते हुए ही आगे शिक्षा देने की बात करता है एनसीएफ। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, केवल आपको दिख गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को निगेटिव कर देते हैं। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या कहा जा रहा है। केवल जानकारी के पुनर्उत्पादन पर बल देना। पुनर्उत्पादन इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यानी चीजों को हूबहू रिपीट करने की बात की जा रही है, केवल उगल देने की बात की जा रही है, मौलिकता नहीं है। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा कहने का मतलब निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव पूछा गया था इस वजह से यही हमारा एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, निगेटिव होने की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा, यानी कि कौन सा इमोशंस बच्चे को पॉजिटिव तौर पर उनमें संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो पॉजिटिव इमोशंस होंगे, जो सकारात्मक संवेग होंगे, वहीं तो उसको हेल्प करेंगे, जो नकारात्मक होंगे वो तो उसको और पीछे करेंगे ना। तो देख लेते हैं कौन कौन सा नकारात्मक संवेग है। देखिए, कुंठा, बोरियत और गुस्सा, ये तीनों नकारात्मक संवेग है, और प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया, तो पॉजिटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। तो एक ही केवल पॉजिटिव इमोशन है यहाँ पर, देखिए, मान और गर्व। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।